दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही गुजारिश करनी है, एक हमेशा की तरह जो करता हूँ, एक प्रार्थना करनी है, एक अपील करनी है, एक निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और आप जो है लाइक करें हमारे चैनल को और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। हम आपके कमेंट्स बहुत गौर के साथ पढ़ते हैं और हम उनसे हम प्रेरित भी होते हैं, कहाँ हमको अपने को दुरुस्त करना है, कहाँ हम आपकी निगाह में हम गलती कर गए हैं। हम ये सब पढ़ते हैं। आप चाहे हमारी तारीफ कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारी आलोचना लिखें, हम दोनों तरह के पढ़ते हैं और दोनों तरह की आपके कैसे भी कमेंट्स हों उसका स्वागत रहता है हमारे यहाँ। अब हम आज बात शुरू कर रहे हैं। विपक्ष ने जब से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया है, जातिगत असमानता, जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाकर जब से भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया है, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी विचलित हुई विपक्ष की इस नए शस्त्र से, लेकिन उसके बाद में विपक्ष के इस ब्रह्मास्त्र की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जवाब गढ़ा, मोदी जी ने जो जवाब सुझाया अपनी पार्टी को, वो ये था कि हम तो किसी जातिवाद को नहीं मानते, हम केवल एक जाति को पहचानते और वो गरीबी है। और गरीबी को दूर करना, गरीबों की भलाई करना, ये हमारा जो हम सर्वोपरि अपना कर्तव्य बनाए हुए हैं, यही बात कहते हैं। कल इन्हीं शब्दों को, इसी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोहराया आजमगढ़ में, अकबरपुर में, एक जो है मोदी गारंटी वैन का शुभारंभ करते हुए, उसको हरी झंडी दिखाते हुए यही शब्द दोहराए। बड़े मतलब बड़ा ओजस्वी संवाद लगता है जातिवाद के जवाब में ये कहना कि नहीं, हम तो केवल एक जाति पहचानते हैं, वो गरीब की जाति है। लेकिन क्या जातिवाद की सच्चाई इतनी सरल है जितनी उन्होंने कह दिया कि हम जातिवाद को नहीं मानते और जातिवाद, उसकी वजह से जातिवाद की हकीकत दब जाएगी। अभी तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही एक तरह से नफरत जैसी है कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति, वो बहुत अहितकर देश के और समाज के लिए इस विचारधारा को मानती है। लेकिन अब ये जो बात कर रही है, ये तो एक तरह से कम्युनिस्टों के मुहावरे से मेल खाती हुई बात है। वो भी कहते हैं वर्ग चेतना की बात, और वो सर्वहारा की में वर्ग चेतना पैदा करना चाहते हैं वो लोग। वो मानते हैं कम्युनिस्ट की ये जो जाति की बात है, ये तो सुपरफिशियल जाति तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, और इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं कि जातिवाद के खिलाफ कोई गोलबंदी की जाए और कोई जाति की बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए। ये तो हम जैसे जैसे वर्ग चेतना का विकास करेंगे, अपने आप ये चीज़ मिटती चली जाएगी, अर्थहीन होती चली जाएगी, जाति बेमानी होते चले जाएंगे जाति के मुद्दे, और हम जो एक वर्गविहीन समाज की रचना की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके पहले हम एक सर्वहारा का एक तानाशाही राज्य हमको कायम करना है। ये तभी संभव है जब वर्ग चेतना का उदय होगा और जिसमें जाति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अपने अनुभवों से उन्होंने क्या सीखा, पर नहीं, वो गलती पर थे। अब वो मार्क्सवाद और अम्बेडकर बात को मिलाने की बात करने लगे, हालांकि अब बहुत अल्पसंख्या में रह गए। अब उनको कोई भाव नहीं देता, कोई जो है देश के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा को कोई गिनता नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने भी ये माना कि नहीं, जाति इस देश के समाज की जाति एक हकीकत है और पहले जाति से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा, उसी के बाद में ये हमारी गलती थी। हमने पहले वर्ग चेतना की सीधे बात करना शुरू कर दी, इसीलिए हम विफल हो गए। जाति के सवालों से हमें जूझना पड़ेगा, जातिगत जो असमानता है उसकी खाई को हमें पाटना पड़ेगा, उसी के बाद में हम वर्ग क्रांति की ओर जा सकते हैं। कम्युनिस्ट भी ये मानने लगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब कम्युनिस्टों की
तर्ज पर चल रही। वो कह रहे कि नहीं, हम तो गरीबों की जो भलाई है। अब गरीबी दो वजह से होती है। एक तो आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता से ये कि आर्थिक असमानता से तो गरीबी होती ही है। एक तो गरीबी का कारण होता है कि आर्थिक दौड़ में किसी कारण से कोई वर्ग, कोई समूह पिछड़ जाए, तो वो एक आर्थिक गरीबी होती है। लेकिन एक दूसरी होती सामाजिक कारणों से। सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, वो पद से के अधिकार से वंचित करती है, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित करती है, वो संपत्ति के अधिकार से वंचित करती है। तो वो उसके कारण एक कृत्रिम तरीके से गरीबी पनपती है। हालांकि आर्थिक आधार पर भी जो गरीबी पनपती, जो केवल उसको आर्थिक नज़रिए से देखें तो उसके पीछे भी एक अन्याय होता है, उसके पीछे भी एक तरह से चालाकियाँ होती हैं। वो भी कोई ये नहीं है कि अगर कोई आदमी, कोई समूह या कोई व्यक्ति गरीब हो गया तो उसके लिए वह दोषी है, उसका किस्मत दोषी है, उसकी भाग्य दोषी है। जब पूंजी का असमान वितरण होता है, जब समान वितरण नहीं होता, जब मुनाफाखोरों को मुनाफा लूटने की खुली छूट दी जाती है और जो मेहनतकश वर्ग को जो मिलना चाहिए पारिश्रमिक, वो नहीं मिलता और उसकी तरफ से सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े रहती है, जिम्मेदार व्यवस्था उसकी तरफ से मुंह मोड़े रहती है। तो वो भी गरीबी तभी पनपती है। लेकिन गरीबी का एक बड़ा कारण सामाजिक जो भेदभाव है, वो सामाजिक भेदभाव भी है। सामाजिक भेदभाव भी गरीबी की एक बड़ी वजह है। और इस देश में जो गरीबी की एक बड़ी वजह है, उसका आधार सामाजिक भेदभाव है। जो जातियाँ सामाजिक भेदभाव से पीड़ित रही हैं, वो जो है वो उन जातियों के अंदर ज़्यादा गरीबी है। इसलिए इससे बड़ा कोई फरेब नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई प्रवंचना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई छल नहीं हो सकता कि जिसमें अगर ये कहा जाए कि नहीं, हम जातिगत हकीकत कुछ नहीं है और हम सीधे सीधे गरीबी को ख़त्म कर देंगे, हम गरीबों को भला कर देंगे। गरीबी के लिए जो जिम्मेदार कारक है उनको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों की कोई भलाई नहीं होगी। और ये उपकार, मुफ्त का अनाज बांटने जैसे जो उपकार है, इनके बड़े सीमित उद्देश्य हैं। इससे जो गरीबों के आत्मसम्मान को नहीं बचाया जा सकता। गरीबों के आत्मसम्मान को बचाना है तो गरीबों को उनकी गरिमा की परवाह करनी पड़ेगी, जो जाति व्यवस्था के कारण जिसको छीना गया है। अगर इतना ही होता, जातिवादी देश में कुछ हो ही नहीं होता, और आप एक गरीबों की भलाई की लंबी लाइन खींच के और उनकी तमाम शिकायतों को दूर कर सकते, जो जाति के आधार पर दबी कुचली जातियाँ हैं, तो तब तो ये संभव नहीं है ऐसा होना, और ये आप उसको दूर कर नहीं सकते। ये आप एक फरेब रचने का काम कर रहे हैं जो लोग ऐसा कहते हैं। अगर आप देखिए समाज में स्थिति क्या है, समाज में क्या किसी दलित बुजुर्ग के आज भी स्थिति ये पैदा हो पाई कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो समता की व्यवस्था को ला दिया, लेकिन सामाजिक समरसता ला दी। क्या इस सामाजिक समरसता में ये संभव है कि आप कि कोई सवर्णों के जो युवा हैं, किशोर हैं, वो किसी दलित वर्ग के बुजुर्ग के पैर छूते हो? बल्कि स्थिति तो ये कि कई बार तो दलित वर्ग के बुजुर्ग तक विवश रहते हैं कि वो उनके सवर्णों के बच्चों तक के पैर छुएं। ये इससे उनके आत्मसम्मान को कितनी कचोट पहुंचती होगी। क्या कभी किसी गाँव में ये खबर आई है कि नहीं वहाँ पे किसी दलितों का बाहुल वाला गांव है, दलितों की शहजोरी वाला गांव है, लेकिन उसमें भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर इक्का दुक्का किसी सवर्ण का घर है और उसकी बारात उसके लड़के को अपनी बारात जो है दूल्हे पर चढ़कर ले जाने से रोका गया हो, या उसके यहाँ लड़की की शादी के लिए बारात आ रही हो और उसमें दूल्हा घोड़े पर न चढ़ पाया हो? ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तो केवल दलितों के साथ ही होता है। तो फिर दलितों के साथ ये क्यों होता है, पिछड़ों के साथ में ये क्यों होता है? तो एक सामाजिक व्यवस्था, ये जो जाति के पर आधारित, ये बहुत बड़ा अभिशाप है।
हो सकता है कि आज धर्मवीरता के कारण फिर एक बार स्थिति बन गई हो। बीच में ये था कि वो इससे सवर्ण और जो दलित थे विद्रोह करने लगे थे, लेकिन आज वो न विद्रोह कर रहे हो। आज उन्होंने अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर लिया और वो मानते हो कि इस जन्म में हम सवर्णों की सेवा करके और अपना सुधार लेंगे, अपने जो पाप पुण्य के खाते को वो सुधार लेंगे और अगले जन्म में वो भी सवर्ण के रूप में पैदा होंगे, तो तब वो अपना आत्मसम्मान की सोचेंगे। लेकिन ये तो एक भुलावा है और ये भुलावा अभी कुछ दशक पहले इस भुलावे से ऊपर हो गए थे, तो एक समाज में एक टकराव की स्थिति बन गई थी, विद्रोह की स्थिति बन गई थी, समाज की स्थिरता प्रभावित होती। तो ये भुलावे की जो जड़ है उसको ही समाप्त करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आ पाए। जो एक तरह से समाज में जो विभाजन है, वो जिस विभाजन की वजह से एक लंबे समय तक भारतीय समाज को गुलामी का दंश भोगना पड़ा, तो उसमें चालबाजियाँ कपट करने की बजाय कि नहीं जातिगत सच्चाई तो कुछ है ही नहीं, वो गरीबी यहाँ की असली सच्चाई है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको कड़वी जो जाति से जुड़ी कड़वी सच्चाइयाँ उनका सामना करना पड़ेगा और दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, तभी इस समाज में वास्तविक एकता संभव है, तभी समाज का एक उत्थान संभव है और तभी ये समाज में कोई भी बाहरी जो आक्रमण है या बाहरी दबदबे से इस समाज के द्वारा मजबूत प्रतिरोध संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।